ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के। सबसे पहला तो हमें ऑर्गेनाइज करना अपनी एक्सप्रेस जेएस ऐप को, जो हमने लास्ट क्लास में एक्सप्रेस जेएस ऐप एक्सप्रेस जेएस जनरेटर के थ्रू क्रिएट की थी। उस ऐप को हमें ऑर्गेनाइज करना है, मीन्स स्क्रूटनी करनी है, उसके फोल्डर्स वगैरह जो बनाने हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो तैयार करना है वो पूरा पूरा तैयार करेंगे। देन नॉर्मलाइजेशन का इंट्रोडक्शन लेंगे, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देन क्रिएटिंग अ मोंगूज स्कीमा, एक स्कीमा तैयार करेंगे मोंगूज टेबल का। देन मोंगोडीबी डेटाबेस क्रिएट करेंगे, अपनी ऐप को हम मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करेंगे और सेंड और रिसीव करेंगे एपीआईज के थ्रू डेटा। हम लोग डेटा भेजेंगे भी और डेटा रिसीव भी करके देखेंगे, ठीक है, पोस्टमैन के थ्रू। सो ये पूरा का पूरा काम हम लोगों को आज देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव में जो हमारा प्रीवियस टास्क था, ठीक है, वो एक्सेल फाइल में आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन के बारे में, डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप में से कोई जानता है? कुछ पढ़ा हो आपने, अगर एसक्यूएल या कोई भी डेटाबेस आरडीबीएमएस पढ़ते हुए नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, कोई भी बताना चाहे? सर डेटा रिडंडेंसी को वो कम करता है वो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट, जो पॉइंट इन्होंने बताया बहुत अच्छा बताया कि डेटा रिडंडेंसी जो है वो रिड्यूस करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं, अपने अपने डेटाबेस को नॉर्मलाइज करते हैं। ये रिडंडेंसी क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडंडेंसी? बताइए। सर डिपेंडेंसीज होती हैं जब ज़्यादा एक चीज़ पे। रिडंडेंसी का एक डिक्शनरी मीनिंग होता है, वो होता है डुप्लीकेसी। सर रिपीटिशंस हुई। ठीक है, रिपीटिशन, डुप्लीकेसी या रिपीटिशन हम लोग इसको बोल सकते हैं। एक डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेटा बार बार रिपीट हो रहा है अगर हमारे डेटाबेस में, तो वो डेटाबेस जो है ना वो इफेक्टिव डेटाबेस नहीं है, उसके अंदर क्या है कि ग्लिचेस होते हैं। तो ये रिडंडेंसी जो सबसे बड़ा रीज़न है, हमारे डेटा जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा होगा उतना ज़्यादा हमारा डेटाबेस बड़ा होगा, उतना सारा ज़्यादा साइज होगा और सर्वर पे उतना ही वो स्पेस लेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ट्रांजेक्शन्स जब हम सर्वर के साथ में करते हैं तो जितना ज़्यादा डेटा होगा, जितना ज़्यादा डुप्लीकेट डेटा होगा, तो उसको यूनिक फील्ड फाइंड आउट करने में उतनी ज़्यादा हेजिटेशन होगी, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी सर्वर को, ठीक है। तो इसीलिए हमारा प्राइम फोकस जो होता है वो होता है रिडंडेंसी पे, कि किसी तरीके से हम लोग कोई भी ऐसी एल्गोरिथम यूज़ करें जिससे हमारा डेटा जो है ना वो डुप्लीकेट ना हो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि एक स्टूडेंट का डेटा, वही लेते हैं, स्टूडेंट का डेटा बहुत सिंपल रहता है समझने में, ठीक है। स्टूडेंट का डेटा है, तो स्टूडेंट के डेटा में मैंने बोला क्या कि उसका नाम है, नेम आ गया, देन उसका क्लास आ गया, ठीक है, सेक्शन आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अब बात आती है मार्क्स या सब्जेक्ट की, ले लो सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ, सब्जेक्ट, देन अगेन सब्जेक्ट, अगेन जैसे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, 3 सब्जेक्ट लेते हैं, सपोज कीजिए 3 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, 2, 3। अब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का ये पूरा पूरा डेटा होगा, लेकिन सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं होता, एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एक स्टूडेंट नहीं होता, तो मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं। तो जब हम इनका डेटा बनाने जाएंगे तो क्या होगा, इनका डेटा ये ऐसे कैसे ही रिपीट होने लगेगा, ऐसे ये और स्टूडेंट का डेटा आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट के डेटा बनते जाएंगे। बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बन रहा है। हमने 5 स्टूडेंट के डेटा लिया, इसके अंदर देखा कि 5 स्टूडेंट एक ही क्लास, एक सेक्शन में पढ़ने वाले 5 स्टूडेंट्स का जो डेटा है उसके अंदर क्या चीज कॉमन है। कॉमन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ नेम, दिख रहा है आपको, सिर्फ नेम कॉमन है, सॉरी नेम अलग अलग है, नेम ही हमारा डिफरेंट है, बाकी सारे सब्जेक्ट जो क्लास है, सेक्शन है, सब्जेक्ट 1, 2, 3, ये पूरा का पूरा कॉमन है। तो जब ये पूरा का पूरा ये सेक्शन है, ये पूरा कॉमन आ रहा है, तो इसको हम 5 बार 5 इन सारे एलिमेंट्स को हम बार बार स्टूडेंट के अंदर एंटर कराने की बजाय ऐसा ना करें कि एक कॉमन टेबल बनाएं जिसके अंदर लिखा हो क्लास, जिसमें लिखा हो सेक्शन, जिसमें हो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 एंड ये जो टेबल्स हैं यहां से हम लोग ये वाले सेक्शन जो है डिलीट कर दें, ठीक है। और डिलीट करने के बाद ये सब भी डिलीट हो जाएंगे। ये जो 2 फील्ड हैं
इन्हीं को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस तरीके से, ये मैंने डुप्लीकेट कर दी 5 स्टूडेंट्स की। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि ये और ये दोनों टेबल्स एक दूसरे से लिंक या इंटरकनेक्ट कैसे होंगी। इनके बीच में हम एक सिंगल कॉमन फील्ड लगाएंगे, जैसे इस सेक्शन में या इस वाले सेक्शन के अंदर मैं यहां पे लगाऊंगा कौन सा, क्लास आईडी। ठीक है, और यहां पे मैं क्या करूंगा, क्लास ऑप्टेड। क्लास आईडी और क्लास ऑप्टेड, इन सब में क्लास ऑप्टेड लगाऊंगा। ठीक है, और इसको मैं डुप्लीकेट करता हूं तो इन सब स्टूडेंट्स की या जितने भी स्टूडेंट होंगे सबकी क्लास ऑप्टेड वाला जो फील्ड होगा ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा किससे, क्लास ऑप्टेड वाला फील्ड इसके क्लास आईडी से कनेक्टेड होगा। मतलब कि क्लास आईडी जो है ना सब में कॉपी पेस्ट हो जाएगी इस तरीके से। और जब हमें इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का, मैं बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्लास या डेटा चाहिए होगा तो इसकी क्लास ऑप्टेड के अंदर जो आईडी है उस आईडी के थ्रू हम ये सारी की सारी फील्ड्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर स्टूडेंट है, इसकी क्लास यहाँ से आ रही है, सेक्शन यहाँ से आ रहा है, सब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है। अब क्योंकि ये चीज़ कॉमन है तो देखो हमारे पास रिडंडेंसी कितने एक्सट्रीम लेवल तक कम हो गई। अगर हम बहुत मतलब अगर 60 स्टूडेंट्स के हिसाब से भी देखें तो अगर एक कॉलेज में 60 स्टूडेंट हैं एक पर्टिकुलर कोर्स को ऑप्ट करने वाले, तो उनके हिसाब से हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ उनकी वो डिटेल्स लेनी होंगी जो डिटेल्स इसमें कॉमन आ रही हैं, बस। बाकी सारी की सारी डिटेल्स तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है, हमें सिर्फ इस सेक्शन को उस सेक्शन के साथ में कनेक्ट करना होगा। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक बड़ी टेबल को हम लोग छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं और उन छोटे छोटे सेक्शंस को और छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। तो जितना हम लोग उसको नॉर्मलाइज करते जाते हैं उतना रिडंडेंसी जो है, उतना डुप्लीकेसी कम होता चला जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग जैसे फॉर एग्जांपल जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर दिया है, जो आप लोगों ने सेक्शन बना के दिया है एक्सेल के अंदर, जो फाइल बना के दी है, उस फाइल को अगर हम देखें तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोगों को भी स्क्रीन ये वाली दिखाई दे रही होगी ना, हाँ ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फ्रेश। यस, ओके। सो मैं ये एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ। ये आप लोगों ने फाइल बना के दिए है। इसमें मेरे पास एक है आजियो का डेटा पॉइंट्स है, फ्लिपकार्ट के डेटा पॉइंट है, ठीक है, मिंत्रा के डेटा पॉइंट है, स्नैपडील के हैं, और देन उसके बाद अमेजन के डेटा पॉइंट है। तो ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स में अभी सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है ना वो है कि इन सब के अंदर कॉमन क्या क्या है। देखो हो सकता है कि फील्ड के नाम अलग अलग हों लेकिन उनका काम सेम हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम है, नेम तो सब हर आपको कोई भी वेबसाइट लोगे, कोई भी पोर्टल आप लोगे, सब पोर्टल्स में नेम जरूर मिलेगा, प्रोडक्ट का नाम जरूर मिलेगा, देखो सब में कॉमन है। ठीक है, और हो सकता है आपको ब्रांड नेम भी कॉमन मिल जाए। ठीक है, ब्रांड नेम भी मल्टीपल चीज़ों में, मल्टीपल जगहों पे कॉमन मिलेगा। प्राइस भी एक कॉमन मिल जाएगा आपको, डिस्काउंट भी एक कॉमन मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद कलर, साइज, तो उसके अलावा हमारे पास ये फैब्रिक मटेरियल, फैब्रिक कहीं पे फैब्रिक होगा, कहीं पे मटेरियल होगा, इस तरीके से लिखा होगा। पैटर्न आपको कॉमन मिलेगा। स्लीव लेंथ, कहीं पे स्लीव लेंथ लिखा होगा, कहीं पे स्लीव स्टाइल होगा, बट लेकिन इनको जेनरिकली देखेंगे हम तो बेसिकली ये स्लीव स्टाइल है। ठीक है, नेक स्टाइल, कहीं पे नेक स्टाइल होगा, कहीं पे नेक डिजाइन होगा, कुछ इस तरीके से होंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन सबको इस तरीके से कोलैबोरेट करना है कि ये पूरा का पूरा एक कॉमन एक टेबल बन जाए। ठीक है, एक पूरी पूरी लिस्ट बन जाएगी। जब एक पूरी लिस्ट बन जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें से देखेंगे कितनी चीजें ऐसी हैं जो हर प्रोडक्ट के अंदर, मतलब टॉप्स, ठीक है, लेगिंग्स और जैकेट्स या ड्रेसेस, इनके अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर आइटम ऐसी हैं जो हमें कॉमन मिल रही है। तो जो कॉमन मिल रहा है उसको हम लोग एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर उठा करके रख देंगे, और जो कॉमन नहीं है उनको हम सेपरेट एक मोंगो स्कीमा बना करके उसके अंदर रख देंगे।
ठीक है। तो आज का जो पहला टास्क है आप लोगों का, जो इस वीक का जो पहला टास्क है वो तो ये है कि उसके अंदर आपको ये पहले तो एक कॉमन इसको कंपाइल करना है। ठीक है, सारा काम आप लोगों को करना है। ठीक है, हम लोग सिर्फ आपको गाइड करेंगे कि कैसे करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि कॉमन हमें इसके अंदर नाम ढूंढने हैं, इसके अंदर कॉमन एक एलिमेंट ढूंढना है, और जो कॉमन एलिमेंट है उसका पूरा को पूरा एक फील्ड बना करके हमें एक टेबल बना करके अपने पास रखना है। तो ये पूरा का पूरा काम आप लोगों का पहला टास्क है। इसके बाद में क्या है कि हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे। जब ये काम पूरा हो जाएगा तब हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे, और नॉर्मलाइज करके देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मल्टीपल टेबल बनाते हैं, और बनाने के बाद उनको कैसे एक पर्टिकुलर आईडी के साथ में हम कनेक्ट करते हैं, ताकि एक पर्टिकुलर सिस्टम से, लाइक स्टूडेंट के नेम से हम बता पाएं कि उसका सब्जेक्ट कौन सा है, या उसका सेक्शन कौन सा है, उसकी क्लास कौन सी है। ये कैसे होगा, ये प्रोग्रामेटिकली होता है। ठीक है, वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसको पूरा करेंगे। सो ये नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन का टास्क कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने फटाफट अपने एक्सप्रेस जेएस ऐप पे, और अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो रीडिज़ाइन करते हैं, ताकि हम लोग प्रोग्राम मतलब मेन काम तो हमारा प्रोग्रामिंग है ना, नॉर्मलाइजेशन तो हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, जो हम लोग माइंड में लेकर के चल रहे हैं, और देन उसको फिर बाद में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। बट लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक्सप्रेस जेएस ऐप चाहिए होगा, तो इसलिए हम लोग चलते हैं अपनी एक्सप्रेस जेएस ऐप पे, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिज़ाइन की थी, मतलब क्रिएट की थी यूजिंग एक्सप्रेस जनरेटर। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। देखिए यहाँ पे ये पहले से बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वही पहले वाला डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, जैसे राउट्स में मैं जाता हूँ, राउट्स के अंदर इंडेक्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हेलो वेलकम टू माय एपीआई मैंने एक ये बनाया था कि हेलो पे क्लिक करते ही हम लोग रेस्पॉन्स देने लग जाएं कि आप मेरे एपीआई में आपका स्वागत है। ठीक है, तो अब ये हो गया है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं क्या करूँगा कि अपने इस स्टेशन पे, ठीक है, एक नया फोल्डर, एक नई डायरेक्टरी बनाऊंगा। डायरेक्टरी का नाम रूट्स के अंदर नहीं लेना है, हमें बाहर लेना है। 1 मिनट, तो मैं बाहर लेता हूँ। यहाँ पे सैम्पल बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करता हूँ, सैम्पल बैकएंड पे, और इसके अंदर बाहर क्लिक करके, और मैं यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं SRC। ठीक है जी, SRC मतलब सोर्स। तो ये हमारा मेन फोल्डर होगा, जो जहाँ से हम पूरा का पूरा चीज़ें ऑपरेट करेंगे। सारा सिस्टम हमारा, सारा प्रोग्राम, सारा कोड सब इसी में लिखा होगा। ठीक है, SRC के अंदर एक नए फोल्डर का हम निर्माण करते हैं। ठीक है, पहला है कॉन्फ़िग। एक कॉन्फ़िग ले लो, कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने यहाँ पे रख लिया। SRC के अंदर एक और नया फोल्डर हम जनरेट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं लोडर्स। लोडर्स एक फाइल बन गई है, सॉरी 1 मिनट, इसको फोल्डर बनाना है हमें, जस्ट 1 मिनट। ये मैं डिलीट करता हूँ, और SRC के अंदर नया फोल्डर लोडर्स। ठीक है, कॉन्फ़िग के अंदर आ गया क्या, कॉन्फ़िग के अंदर लोडर्स आ गया। एक छोटा सा इशू ये जरूर आता है इसके अंदर, ट्रैश SRC देखते हैं। हाँ अब ठीक है, लोडर्स। ठीक है जी, SRC के अंदर एक और फोल्डर हम बनाते हैं लोडर्स के बाद में मिडिलवेयर। ये ऑथराइजेशन के लिए हम लोग इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे, कुछ मतलब प्रोग्राम लिखेंगे जो ऑथराइजेशन प्रोवाइड करेंगे। देन इसके बाद मॉडल्स, जहाँ पे हम मोंगूज के स्कीमास डिज़ाइन करेंगे, तो मिडिलवेयर के अंदर नहीं आएंगे, वो आएंगे SRC के अंदर ही सारे। ये अपर डायरेक्टरी है SRC। ठीक है, तो मॉडल्स। देन इसके बाद में एक और इसमें हम डायरेक्टरी बनाते हैं जिसका नाम होगा राउट्स। जो बाहर वाला राउट्स है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर चाहे तो, अदरवाइज अगर नहीं चाहते तो यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये राउट्स जो है ना आप क्लियर कट डिलीट कर सकते हैं, ऐसे मूव टू ट्रैश कर दीजिए, ये डिलीट हो जाएगा। देन व्यूज़ की भी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो व्यूज़ भी हम मूव टू ट्रैश कर देंगे। ठीक है, app.js अभी हम रखेंगे अपने पास, क्योंकि इसके अंदर इनिशियल कन्फिगरेशंस हमारे पास बनी हुई हैं, तो इसलिए इसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए अभी रखेंगे, बाद में इसको भी हम डिलीट कर देंगे। तो ये हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अपना बना लिया SRC के अंदर। कॉन्फ़िग है, लोडर्स है, मिडिलवेयर है, मॉडल्स है, रूट्स है। ठीक है, कॉन्फ़िग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक index.js फाइल बना लेते हैं जो ऑटोमेटिक मतलब स्टार्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स सबसे पहले स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिक, उसको कॉल नहीं करना पड़ता। तो index.js फाइल हमने बना दी। इसको अभी सिर्फ फाइल बनाएंगे, अंदर का मैटर अभी कंटेंट प्रोग्रामिंग एक करके हम लिखने शुरू करेंगे। लोडर्स के अंदर 2 तरीके के लोडर होते हैं। ठीक है, पहला लोडर होता है वो होता है हमारा एक्सप्रेस कॉन्फ़िग, expressconfig.js। expressconfig
config.js। सेकेंड लोडर जो हम रखेंगे वो होगा मोंगो का, ठीक है। तो न्यू फाइल और यहाँ पे हम बनाएंगे mongo config.js, राइट। तो ये बन गए। मिडिलवेयर के अंदर हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, अभी उसके अंदर कुछ लिखेंगे नहीं, ऑथराइजेशन के लिए auth.js, ठीक है। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मतलब कंपल्शन नहीं है कि हमें जो नाम मैंने लिखे हैं वही नाम लिखने हैं। हम लोग जब चाहे नाम को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, बस हमें कॉल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे स्टूडेंट, सैम्पल के लिए student.js, ये स्टूडेंट स्कीमा है, तो स्टूडेंट स्कीमा के लिए हम लोग यहाँ पे student.js फाइल बनाई। और रूट्स, यहाँ हम एक और फाइल बनाएंगे student roots.js, ठीक है जी। ये हमारे पास एक बेसिक फाइलें बन गई हैं, बेसिक फाइल्स में हमारे पास तैयार हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहली चीज़ जो है ना वो जाना है बिन में, ठीक है। और बिन में जा करके हम www जो वर्ल्ड वाइड वेब फाइल है, मतलब जो बेसिक फाइल है हमारी, इस फाइल के अंदर हमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे। क्या चेंजेस करने होंगे, क्योंकि अभी जो है ना एट प्रेजेंटली ये फाइल किसके साथ कनेक्टेड है, देखो रिक्वायर्ड ऐप के साथ में, मतलब इस फाइल के app.js के साथ में कनेक्टेड है। हमें app.js के साथ कनेक्ट नहीं करना, हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है, अपने लोडर्स के अंदर जो एक्सप्रेस कॉन्फिग फाइल होगी इसके साथ में कनेक्ट करना है, ताकि हमारा डेटा जो है ना जाके हमारा जो बैकएंड ऐप है वो यहाँ से रन हो सके, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके अलावा जो हम लोग सेटिंग करेंगे ये www के अंदर, वो होगी सेटिंग यहाँ पे पोर्ट की। ये जो process.port दिखा रहे हो, ये पोर्ट की सेटिंग में हम यहाँ पे जो है ना अलग MongoDB वाली पोर्ट जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे, URL, ठीक है। तो ये दो सेटिंग्स हम लोगों को यहाँ पे करनी होती है। इसके साथ साथ MongoDB का डिफ़ॉल्ट फंक्शन भी यहाँ पे कॉल करना होता है, तो वो भी हम कॉल करेंगे, ठीक है। वो भी हम देखेंगे Mongo config के अंदर हम किस तरीके से करते हैं। बट ये पूरा का पूरा काम हो गया है। अभी हम लोग को क्या करना है, इस फाइल को app.js फाइल को डीलिंक करना है। तो डीलिंक करने के लिए मैं क्या करूँगा कि वेरिएबल ऐप जो मैंने वेर ऐप लिखा हुआ है, इसके आगे रिक्वायर के अंदर ऐप जो है ना, इसको हटा करके मैं क्या करूँगा, लिखूंगा src, जो मेरा फोल्डर है src, और उसके आगे अपने आप डायरेक्टरी दिखाने लग जाएगा। मैं जाऊँगा लोडर्स पे, लोडर्स के अंदर मुझे एक्सप्रेस कॉन्फिग फाइल को रीड करना है, तो मैंने एक्सप्रेस कॉन्फिग फाइल यहाँ पे लिख दी, ठीक है। सैम्पल बैकएंड सर्वर, ये हमारा ऐप का नाम दिखाएगा, जो भी नाम का जो भी ऐप आपने लिखी है उस नाम से ये यहाँ पे दिखाने लग जाएगा, ये ठीक है। HTTP का मेथड हमें यूज़ करना होगा, तो इसलिए हम ये लेंगे। अब हम यहाँ पे ना मोंगोज के पोर्ट डिफाइन करेंगे, मोंगोज डिफाइन करेंगे फिलहाल, वेर मोंगो कॉन्फिग, ठीक है जी, मोंगो कॉन्फिग, और इसका C कैपिटल ले लेते हैं, मोंगो कॉन्फिग इक्वल्स टू रिक्वायर्ड के अंदर हम लोग डालेंगे अपनी वही डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी में मोंगो कॉन्फिग्स हैं। मोंगो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कहाँ पे है हमारे पास, वो src फोल्डर के अंदर हम लोग देखेंगे लोडर, और लोडर के अंदर मोंगो कॉन्फिग के अंदर है। और इसको हम ऑटोमेटिक लोड करना है हमें, ताकि हमें इसे अलग से कॉल ना करना पड़े, इसीलिए हम इसके आगे फंक्शन वाला सिंबल लगा देंगे और सेमीकोलन लगा के इसको क्लोज कर देंगे। ये ऑटोमेटिक जब भी हमारी ऐप रन होगी तो सबसे पहले मोंगो कॉन्फिग अपने आप लोड हो जाएगा, हमें इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो हमें लेनी है वो है वेरिएबल, एक कॉन्फिग ले लेते हैं, कॉन्फिग, ठीक है, कॉन्फिग इक्वल्स टू रिक्वायर, और ये क्या रिक्वायर करेगा, इसके लिए हमें जरूरत है जो हमने कॉन्फिग फोल्डर बनाया है, कॉन्फिग डायरेक्टरी जो बनाई है, उसके अंदर जो index.js फाइल है उसको हमें लोड करना है। तो उसको लोड करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दोबारा डालेंगे src/config, और इसके अंदर index.js फाइल ऑटोमेटिक कॉल हो जाती है, तो इसलिए हमें index.js यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, बट हम चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा कर दिया। अब इसके बाद में क्या है कि जो कॉन्फ़िगरेशन में जो पोर्ट आएगा ना, वो पोर्ट हमें यहाँ पे कॉल करना है। कॉन्फ़िगरेशन में हम कोई भी पोर्ट डायनामिकली सेटअप कर सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा config.port, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल से पोर्ट को कॉल कर लेगा और वही पोर्ट पे हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो जाएगी। ये हमें इस www फाइल के अंदर करना था चेंजेस, ये सेव करा मैंने और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद में मैं कहाँ जाता हूँ, सबसे पहले मैं कॉन्फिग फाइल के अंदर जाता हूँ, index.js के अंदर।
ठीक है। कॉन्फ़िग फाइल जो है ये कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को प्रोवाइड करेगी, तो इसीलिए हमने कॉन्फ़िग फाइल के अंदर मूव करें। सबसे पहले हम कॉन्फ़िग फाइल को ही लिखेंगे और देन उसके बाद फिर आगे के हम बाकी फोल्डर्स को, बाकी फाइलों को राइट अप करेंगे ताकि हमारा पूरा प्रोग्राम बन सके। तो अब ये कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, इंडेक्स फाइल के अंदर से क्या एक्सपोर्ट होगा, मॉड्यूल होगा एक, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू, उसका नाम होगा कॉन्फ़िग, ठीक है जी, मॉड्यूल एक्सपोर्ट होगा। अब ये सबसे लास्ट में लिखते हैं, इससे ऊपर हम लोग पूरा डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट कॉन्फ़िग और इक्वल्स टू, देन ब्रेसिस स्टार्ट, ब्रेसिस क्लोज, और इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे पोर्ट कॉलन 3001। सेकेंड चीज डेटाबेस URL, डेटाबेस URL, जो डेटाबेस की URL होगी वो डेटाबेस URL यहाँ पे आएगी, ठीक है, जहाँ पे हमने डेटाबेस स्टोर किया हुआ। अब क्योंकि यहाँ पे हम डेटाबेस URL डिमांड कर रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास डेटाबेस URL होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों के सिस्टम में MongoDB इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, टर्मिनल पे जाना है, अपने टर्मिनल मतलब सी जो कमांड प्रॉम्प्ट है वहाँ पे जाना है, टर्मिनल पे जाना है, बैश में जाना है, जा करके आप लिखेंगे मोंगो, सिर्फ मोंगो लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, MongoDB की सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। ये हो गई सर्विस स्टार्ट, ठीक है, MongoDB की सर्विस स्टार्ट हो गई। अब आप यहाँ पे पूरे रीड एंड राइट सब कुछ कर सकते हैं, जो भी आप डेटाबेस वगैरह बनाना चाहें वो सब डेटाबेस यहाँ पे बना सकते हैं। हमें देखना है कि मेन जो है ना कनेक्टिंग टू दिखा रहा है, ये कनेक्टिंग टू के अंदर हम MongoDB से आगे यहाँ पे URL दे रहा है, इस URL को हम कॉपी कर लेंगे और यही URL जो है यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये आ गया। ऑथेंटिकेशन आप लोगों ने जैसा प्रोवाइड किया होगा वैसा वो डिमांड करेगा, अदरवाइज ऑथेंटिकेशन अगर नहीं किया है तो ये डिमांड नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि डेटाबेस तो हम डेटाबेस URL तो हमने दे दी, लेकिन डेटाबेस का नाम हमने नहीं दिया है। इस URL के आगे ही स्लैश लगा के मैं डेटाबेस, जो भी डेटाबेस मैं बनाना चाहता हूँ उस डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। स्टूडेंट मैंने लिख दिया, तो स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस जो है ना वो सिस्टम में बन जाएगा जब ये एप्लीकेशन रन होगी, ठीक है, तब, अभी नहीं, ठीक है। ये सेव हो गया, डेटाबेस URL हमने सेव कर दी। अब हम लोग चलते हैं एक्सप्रेस कॉन्फ़िग पे, बाद में आएंगे, पहले मोंगो कॉन्फ़िग डिफाइन करते हैं, मोंगो का पूरा काम कर लेते हैं और देन फिर उसके बाद एक्सप्रेस कॉन्फ़िग डिफाइन करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ अलग अलग है, एक जावास्क्रिप्ट है, एक MongoDB से रिलेटेड है। तो मोंगो कॉन्फ़िग में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें मोंगो और एक्सप्रेस को कनेक्ट करने वाला ड्राइवर हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है, वेयर mongoose इज इक्वल्स टू रिक्वायर व्हाट, ये रिक्वायर है क्या, mongoose जो ड्राइवर है वो हमें रिक्वायर हमने किया, ठीक है। अब इसके बाद में कॉन्फ़िग फाइल जहाँ से हमें डेटाबेस URL वगैरह मिलेगी वो फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, तो वेयर कॉन्फ़िग इज इक्वल्स टू रिक्वायर क्या है, कॉन्फ़िग फाइल, तो यानी कि सिंगल कोट्स में, ठीक है, src फोल्डर के अंदर, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर हमारे पास वो पड़ा है, तो ये आ गया, ठीक है, कॉन्फ़िग हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेंगे मोंगो की, ठीक है। मोंगो की कॉन्फ़िगरेशन के लिए कांस्टेंट मोंगो कॉन्फ़िग, मोंगो कैपिटल C कॉन्फ़िग इज इक्वल्स टू, एक आसिंक फंक्शन बनाते हैं क्योंकि ये टाइम लेगा, ठीक है, आसिंक फंक्शन, और इनलाइन फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, कनेक्शन प्रोवाइड करना है, कनेक्शन, तो कांस्टेंट कनेक्शन इज इक्वल्स टू अवेट, आसिंक फंक्शन है इसलिए अवेट यूज किया है, mongoose डॉट कनेक्ट, mongoose डॉट कनेक्ट। नेक्स्ट इज, अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या पास करेंगे, देखिए हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है, हमें अपने डेटाबेस से कनेक्ट करना है, और डेटाबेस कहाँ पे है वो कौन बताएगा, वो बताएगा डेटाबेस URL, तो यानी कि इस डेटाबेस URL से हमें कनेक्ट होना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जाएंगे और उसकी डेटाबेस URL वाली प्रॉपर्टी को कॉल कर दिया हमने, ठीक है जी, कॉमा। अब इसके अंदर एक और इनलाइन फंक्शन बना लेते हैं ताकि जैसे कनेक्शन प्रोवाइड हो जाए, कनेक्शन रेडी हो जाए, तो हमारे पास एक मैसेज आ जाए कि हाँ आपका कनेक्शन जो है ना वो बन गया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक इनलाइन फंक्शन बनाया और इनलाइन फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ क्या, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वैसे, हाँ,
फंक्शन पूरा बनाने की बजाय हम यहाँ पे कर लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग और क्या लिखेंगे, कनेक्टेड टू डेटाबेस। ठीक है जी, डेटाबेस से कनेक्ट होते ही ये दिखाने लग जाएगा कि आप कनेक्टेड हैं या नहीं है। इसके आगे आप यहाँ पे देखिए कॉल बैक एरर वगैरह और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं MongoDB के, बहुत सारे मतलब हमारे पास फंक्शंस होते हैं जो फंक्शंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो तो, अदरवाइज हमें ज़रूरत नहीं है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये हमने लगाया सेमीकोलन, ये स्टेटमेंट हमने यहीं पे क्लोज कर दी। कोई एरर आएगा तो पता लग जाएगा, हम बाद में उसको फिर वो कर लेंगे। देन क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, रिटर्न कनेक्शन डॉट डीबी। कनेक्शन के अंदर से कनेक्शन पे जो डेटाबेस है वो डेटाबेस हमें रिटर्न करना है, वो डेटाबेस हमारे पास आ जाएगा। ये हमने क्लोज कर दिया और ये हमारा मोंगो कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो गया। एक मिनट, वो कहाँ है हमारा, अच्छा इसको एक्सपोर्ट करना है ना मॉड्यूल को, इसको एक्सपोर्ट नहीं किया अभी, एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू मोंगो कॉन्फिग के नाम से हमें इसको एक्सपोर्ट करना है। ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया, ये हमारी मोंगो डीबी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को कनेक्ट करना है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तो आपका सर्वर जो है ना वो रेडी स्टेट में होना चाहिए, मतलब कनेक्शन के लिए रेडी होना चाहिए, दैट मीन्स कि रनिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे रनिंग छोड़ा हुआ है, सर्विस को, मोंगो सर्विस को रनिंग छोड़ा हुआ है। अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो मोंगो बंद हो जाएगा और बंद होते ही सर्वर जो है ना ये बंद हो जाएगा। तो बंद होने के बाद में कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए हम लोग इसको कनेक्शन स्टेट में पहले करने के लिए हम लोग इसको मोंगो को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद में इसको चेक करना है कि स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे कि ये जो URL है, जो यहाँ पे URL दिखा रहा है, इसी URL को कॉपी करके कंपस में जाएंगे, MongoDB कंपस के अंदर, और यहाँ पे कनेक्ट में, कनेक्ट टू में जाकर के यहाँ पे इस URL को पेस्ट कर देंगे। और जैसे ही मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए क्या होगा, ये आ गया अंदर के सारे डेटाबेस, इसने इस सर्वर पे जितने डेटाबेस रनिंग है वो सारे डेटाबेस यहाँ पे ओपन कर दिए। ठीक है, तो हमें अपना जो डेटाबेस है वो रनिंग स्टेट में रखना है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, मोंगो सर्विस को एक्टिवेट करके हमें ये चेक करना होगा कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक बार वो चेक हो जाएगा तो हमारा मतलब हमें ये है कि एक तरफ से हम एश्योर्ड हो जाएंगे कि ठीक है, अगर कोई एरर होगा, अगर कोई एरर आता भी है तो वो एरर हमारे जावास्क्रिप्ट वाले सेक्शन के अंदर ही होगा, मोंगो के अंदर कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया। अब इसके बाद में मेजर काम आता है एक्सप्रेस कॉन्फिग का। ठीक है जी, क्योंकि अब हमें एक्सप्रेस जनरेट करना है, एक्सप्रेस कॉन्फिग जनरेट करना है। तो apps.js जो है ये पूरी फाइल, ये बेसिकली कनेक्शन ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये पूरा को पूरा कॉपी करें और कॉपी करके एक्सप्रेस.js में पेस्ट कर दें। थोड़े से चेंजेस, माइनर चेंजेस करने होंगे हमें, लेकिन वो पूरा रन हो जाएगा माइनर चेंजेस के बाद में। बट मैं क्या करूँगा, अभी इसको ऐसे रन नहीं करूँगा, मैं इसको पूरी की पूरी फाइल को ना जनरेट करूँगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग जनरेट करते हैं तो हमें कोड याद हो जाता है, और याद होने से फ़ायदा ये होता है कि हमें कभी भी कोड अगर मतलब यूज़ करना हो तो हमारे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती उसको यूज़ करना। ठीक है, या उसको समझाना किसी और को। तो इसीलिए मैं एक्सप्रेस कॉन्फिग के अंदर इस फाइल को दोबारा जनरेट करूँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक्सप्रेस चाहिए। तो एक्सप्रेस मैंने ले लिया, वेर एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर, क्या रिक्वायर है, एक्सप्रेस रिक्वायर कर दिया। देन एक पाथ ले लो, वेर पाथ इज इक्वल्स टू रिक्वायर पाथ। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें शायद अभी ज़रूरत ना पड़े, बट लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं बताता रहूँगा आपको साथ साथ किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वेर कोर्स की ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा, तो कोर्स रिक्वायर हम लोग लेकर चलेंगे, कोर्स। नेक्स्ट कुकी पार्सर ले लो, ताकि हमारी वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे हम लोग इसमें कुकीज़ में अपना डेटा सेव कर पाएँ। तो कुकी पार्सर इक्वल्स टू रिक्वायर कुकी पार्सर, कुकी हाइफन पार्सर, हाँ ठीक है।
और देन इसके बाद में हम लोग एक बॉडी पार्सर लेते हैं, क्योंकि बॉडी पार्सर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैं बताता हूँ क्यों ज़रूरत पड़ेगी। तो बॉडी पार्सर हम लोग लेंगे, बॉडी पार्सर इज इक्वल्स टू रिक्वायर बॉडी पार्सर, बॉडी पार्सर ओके। नोड के लेटेस्ट वर्जन के अंदर बॉडी पार्सर जो है वो डेप्रिकेट हो गया है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, तो जब ऑप्शन आ जाएगा तो हम वो यूज़ करेंगे, बट फिलहाल हम लोग ये पुराने वाला बॉडी पार्सर ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक कंप्रेशन है, कंप्रेशन अभी लेते हैं, चलो कंप्रेशन अभी रहने देते हैं, मैं बाद में बताऊंगा कंप्रेशन हम लोगों को कैसे लेना है, ठीक है। अब हम लोग जाते बनाते हैं क्या, वेर एफ एस इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस फंक्शन को हम कॉल करते हैं ताकि हमारी ऐप जो है ना वो रन हो जाए। देन वेर ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, ये बताएगा कि एक्सप्रेस जैसे ऐप हम लोग यूज़ करने वाले हैं, हमने एक्सप्रेस ले लिया। देन इसके बाद में अब हमें ना ये बताना है कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया था कोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो कोर्स हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ऐप डॉट यूज़, क्या यूज़ करने वाला है हम लोग ऐप कोर्स यूज़ करने वाले हैं, कोर्स का फंक्शन यूज़ करने वाले हैं कोर्स, तो इसलिए कोर्स हमने यूज़ कर लिया, लगा दिया, ये इंडिकेट कर दिया। देन इसके अलावा हम लोग कुकी पार्सर यूज़ करने वाले हैं, ऐप डॉट यूज़ कुकी पार्सर, ये हमने इंडिकेट कर दिया कि कुकी पार्सर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट इज हम लोग एक्सप्रेस का जेसन फॉर्मेट यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन हम लोगों ने ले लिया, ये फंक्शन आ गया। देन इसके बाद में बॉडी पार्सर भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो बॉडी पार्सर यूआरएल एनकोडेड के साथ में हम लोग यूज़ करेंगे, वो बताता हूँ क्यों। ऐप डॉट यूज़ पहले हम लोग यूआरएल एनकोड यूज़ करेंगे, तो एक्सप्रेस जेएस का यूआरएल एनकोडेड हम लोग यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन पास करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, क्या, एक्सटेंडेड इक्वल्स टू फॉल्स। नेक्स्ट इज ऐप डॉट यूज, क्या यूज करेंगे, बॉडी पार्सर, बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल एनकोड। अब देखिए बॉडी पार्सर जो है ना ये इमीडिएटली यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू करने लग गया था, क्योंकि ये सिस्टम को पता है, क्योंकि मेरा जो नोड है वो अपडेटेड है, ठीक है। लेटेस्ट जो वर्जन है वो मेरे पास है 16.0, उसके अंदर यूआरएल बॉडी पार्सर जो है वो पूरी तरीके से डेप्रिकेट हो गया, इसलिए यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू में बना हुआ आ रहा है यूआरएल एनकोडेड। देन इसका ऑप्शन जैसे ही हमारे पास आएगा तो हम वो यूज़ करेंगे, बट जब तक ऑप्शन नहीं है तब तक हम लोगों को यही यूज़ करना है, ठीक है, ताकि डेप्रिकेटेड वर्जन पे अगर हमारा सर्वर पुराने वर्जन पे काम कर रहा हो तो ये चल जाए सिस्टम। देन इसमें लिमिट दे देते हैं कि कितनी हमारी जो बॉडी है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 50 MB स्मॉल में लेंगे ना, स्मॉल में ही लेते हैं शायद, स्मॉल में, हाँ स्मॉल में लेते हैं, ठीक है। ऐप डॉट इस यूज़ आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे अपने रूट्स डिफाइन करने हैं, जो रूट्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो वो हम बाद में करेंगे, पहले रूट्स डिज़ाइन करेंगे, देन बाद में यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और इसका नाम हमने रख दिया ऐप। तो जब भी ऐप कॉल होगा तो ये मॉड्यूल एक्सपोर्ट हो जाएगा, इसको मैंने कर दिया सेव। अभी हमारे पास रूट्स डिफाइन नहीं है, यहाँ पे हम लोग रूट डिफाइन करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट्स से पहले हम लोग टेबल का स्कीमा डिफाइन करना है हमें। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर मैं आता हूँ, इसके अंदर मैं स्कीमा डिफाइन करूँगा। स्कीमा डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे मोंगूज ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। पहली चीज़ तो ये कंपल्शन है मेरे पास कि मोंगूज ऑब्जेक्ट को मुझे यूज़ करना है, तो मैं मोंगूज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, वेर mongoose is equals to require mongoose। अब constant student schema is equals to new mongoose dot schema, कैपिटल एस में स्कीमा, हाँ ठीक है, mongoose डॉट स्कीमा ये फंक्शन है, इसके अंदर हम लोग स्कीमा डिफाइन करते हैं। तो लास्ट में सेमीकोलन लगाया
और जेसन फॉर्मेट हम लोग हर जगह पे यूज़ करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे भी जेसन फॉर्मेट ही हम लोग यूज़ करेंगे। जेसन फॉर्मेट यूज़ करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि ओपनिंग ब्रेसेस लगाओ, क्लोजिंग ब्रेसेस लगाओ और बीच में हम लोग वैल्यूज़ देना शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहले वाला कॉलम का नाम होगा नेम, तो नेम मैंने लिया, इसके आगे कॉलन लगाया, कॉलन के आगे मैं दूंगा इसका टाइप्स, और टाइप्स के लिए मैं लिखूंगा टाइप, किस टाइप का चाहिए नाम होगा स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग, कॉमा। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। पैरामीटर्स में सबसे पहला पैरामीटर जैसे होता है रिक्वायर्ड, क्या ये कंपलसरी है, मतलब नेम आपको एंटर करना कंपलसरी है डेटाबेस टेबल बनाते समय या रिकॉर्ड जनरेट करते समय, तो वो चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो एक एरे हम पास करेंगे, इसके अंदर पहला एलिमेंट होगा ट्रू। ट्रू का मतलब कि हाँ ये बिल्कुल रिक्वायर्ड है, और अगर कोई नहीं डालता तो एरर क्या जनरेट होगा, स्टूडेंट नेम इज रिक्वायर्ड। देन इसके अलावा इंडेक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम करेंगे ट्रू, हमेशा ट्रू करना है इंडेक्स को, क्योंकि इंडेक्स जो है ना ये ही हमें अलाउ करता है किस चीज़ के लिए, सर्च करने के लिए। तो जब भी हमें डेटाबेस मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर सर्च करना है, तो अगर उसकी इंडेक्सिंग हो रखी होगी तो बहुत फास्ट सर्च होता है, ठीक है, बहुत जल्दी मिल जाता है, अदरवाइज वो फिर ढूंढता है बहुत। तो एक एलिमेंट हमारे पास नेम कॉलम हमारा तैयार हो गया। नेम के बाद में क्लास कॉलम हमें चाहिए, तो क्लास सेम ऊपर वाला पूरा का पूरा मटेरियल रहेगा, बस थोड़ा सा बीच में चेंज हो जाएगा, ठीक है। टाइप स्ट्रिंग रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा क्लास इज स्टूडेंट क्लास इज रिक्वायर्ड, स्टूडेंट क्लास इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट इज सेक्शन, सेक्शन, तो यहाँ सेक्शन जो है स्ट्रिंग ले लेते हैं, और स्टूडेंट का सेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है तो वो क्लॉज डाल देते हैं रिक्वायर्ड, और इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू कर देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ सब्जेक्ट 1। अभी देखिए नॉर्मलाइज नहीं है, ये ध्यान रखना, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि अभी मैं जो सिस्टम बना रहा हूँ वो नॉर्मलाइज वाला नहीं है सिस्टम, तो क्योंकि नॉर्मलाइज वाले सिस्टम में लिंकिंग भी बतानी है, तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ स्टार्टिंग वाला कि हम लोग स्कीमा कैसे बनाते हैं, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस ये है कि हमारा ये जो है ना सिस्टम ये मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए और हमारे पास डेटा जो है ना मूव होने लग जाए, फिर उसके बाद में हम इसके अंदर जो भी गेम खेलने हैं वो सारे के सारे गेम खेलेंगे, ठीक है, वो चीज़ें हम बाद में खेलेंगे। तो ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 1 मतलब पहला सब्जेक्ट क्या चूज़ करना है स्टूडेंट को, तो वो सब्जेक्ट आ गया, ये हमने लिया स्ट्रिंग, और सब्जेक्ट इसको रिक्वायर्ड है या नहीं है तो वो ये हमारे उसके ऊपर है, स्टूडेंट सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी। सब्जेक्ट 1 आ गया, सब्जेक्ट 1। देन सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 हम लोग ले रहे हैं, ये कॉपी किया, कॉमा लगाया, सब्जेक्ट 2 कॉमा लगाया, सब्जेक्ट 3। तो अब हमें यहाँ पे थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं, क्या ये सब्जेक्ट 2 करना है और इसको सब्जेक्ट 3 करना है, ये हो गया, ये हमारे पास तैयार हो गया। अब सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 कर लो इसे TWO, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि एरर कहाँ पे है। ये आ गया 3 सब्जेक्ट 3, ठीक है जी, ये आ गया। अब इसके बाद में क्या है, देखो ये यहाँ पे आते हैं हम, ये स्कीमा जो है इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लोज हो रहा है। जैसे ही स्कीमा का ऑब्जेक्ट क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ऐड करते हैं और वो होता है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प, एक मिनट, टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प नहीं ले रहा यहाँ पे, क्यों नहीं ले रहा, एक मिनट को अभी देख लेते हैं टाइम स्टैम्प क्यों नहीं ले रहा है। इसके अंदर ठीक है, एक जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर ही लेगा टाइम स्टैम्प, इसको मैं डालता हूँ ट्रू। तो जब भी हम लोग डेटाबेस में डेटा एंटर करेंगे तो ये इमीडिएटली ना टाइम स्टैम्प बना देगा अपने आप टाइम स्टैम्प, मतलब कि डेटा कब क्रिएट हुआ वो पूरा टाइम विद डेट, ठीक है, विद माइक्रो सेकेंड्स, ये अपने पास में स्टोर करके रखता है कि ये डेटा कब तैयार किया गया है, ताकि कभी भी आपको सॉर्टिंग करनी हो कि नया डेटा कौन सा है पुराना डेटा कौन सा है, तो उसके बेसिस पे अपने आप सॉर्ट करके आपको दे देगा एक सिंगल कमांड के साथ में, ठीक है। सॉर्टिंग करने के लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा स्कीमा तैयार हो गया। अब इस स्कीमा को हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेमीकोलन हटा देते हैं ताकि एरर ना आए। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, सॉरी मॉडल,
ये मॉडल है ना, हाँ, mongoose डॉट मॉडल। और मॉडल के अंदर हम लोग मॉडल का नाम क्या रखने वाले हैं, स्टूडेंट। और कौन से स्कीमा पे बेस्ड होगा ये मॉडल, ये जो टेबल है वो स्टूडेंट स्कीमा पे बेस्ड होगा। तो स्टूडेंट स्कीमा हमने नाम दे दिया, जो ऊपर नाम लिखा था, देखो ये स्टूडेंट स्कीमा क्या है, ये जो नाम हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था ये वाला नाम है। तो ये mongoose स्कीमा आ गया, ये हमारा स्कीमा तैयार हो गया। अब हम लोगों को इस स्कीमा के लिए रूट्स बनाने हैं। रूट्स का मतलब एक ऐसा रास्ता बनाना है जिससे हम इसकी डेटा को एक्सेस कर पाएँ और इसके अंदर डेटा स्टोर कर पाएँ। तो रूट्स डिफाइन करने हैं हम लोगों को, तो वो स्टूडेंट रूट इस सेक्शन में हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, रूट्स के लिए हमें काफ़ी सारी प्री रिक्विजिट है, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं। तो वो फंक्शन हम लोग लेंगे, उसमें सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, सबसे पहला फंक्शन एज यू ऑल नो एक्सप्रेस होगा, कि एक्सप्रेस तो हमें चाहिए ही, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक्सप्रेस तो हमें चाहिए होगा। ठीक है जी, तो एक्सप्रेस के लिए हम लोग क्या करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए एक्सप्रेस के लिए मतलब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल एक डिफाइन करेंगे, एक्सप्रेस। गाइस क्या मैं कनेक्टेड हूँ? यस सर, अब आपकी आवाज़ है। ओके, आप लोगों ने कहाँ से मिस किया मुझे बताओ। सर स्टूडेंट स्कीमा जब आपने बताया। ओके 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 ओके, ठीक है। काजल, एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। ओके, सो ठीक है, मैं एक बार फिर से वहीं जाता हूँ। देखिए हाँ, स्टूडेंट स्कीमा गाइज आप लोगों ने ये देख लिया था कि तैयार हो गया पूरा? यस सर। ओके, सो हमने एक्सपोर्ट कर दिया स्टूडेंट स्कीमा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस स्टूडेंट स्कीमा के लिए रूट्स डिफाइन करेंगे। रूट्स क्या होते हैं, वो रास्ता होता है जिसके थ्रू हम डेटा भेजते हैं और उसके थ्रू डेटा मंगवाते हैं। ठीक है, तो वो रूट्स हम लोगों को डिफाइन करने हैं, और उसके लिए डिफाइन करने के लिए हमने एक फाइल बनाई हुई है स्टूडेंट रूट्स, इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे। और रूट्स डिफाइन करने के लिए हमारे पास प्री रिक्विजिट जो है, सबसे पहली चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है कि हम एक्सप्रेस जो है वो रिक्वायर करें। तो रिक्वायर किया हमने, क्या, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस हमने रिक्वायर कर लिया। नेक्स्ट थिंग इज के राउटर लेते हैं, वेयर राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट एक्सप्रेस डॉट एक्सप्रेस का राउटर वाला सेक्शन हम लोग यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये फंक्शन हमने ले लिया। देन इसके बाद में हमें कौन सा डेटा मॉडल इस रूट्स में डिफाइन करना है या यूज़ करना है, वो है स्टूडेंट डेटा मॉडल। तो हम यहाँ पे लेंगे वेयर स्टूडेंट इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर हम लोग डालेंगे क्या, अपना डेटा मॉडल, जो हमारा डेटा मॉडल हमने डिफाइन किया हुआ है। कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, मॉडल के अंदर। मॉडल के अंदर स्टूडेंट के नाम से हमने डिफाइन किया हुआ है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया, ये भी इंपोर्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद में क्योंकि हम mongoose पे काम करने वाले हैं इसलिए mongoose भी इंपोर्ट कर लेते हैं। mongoose इक्वल्स टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर हम डाल देंगे mongoose। देन हमने ये पूरा का पूरा तैयार कर लिया। अब हमें रूट्स लेने हैं। मैंने आप लोगों को बताया था फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं, गेट होता है, ठीक है जी, एक मिनट। देन इसके बाद में पोस्ट होता है, ठीक है, और पोस्ट के बाद में पुट होता है, ठीक है, और डिलीट होता है। ये सारे के सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं, जिन मेथड्स के थ्रू हम अपनी एपीआईज को हिट करते हैं। गेट का मतलब डेटा फैच करना, पोस्ट का मतलब डेटा सेंड करना, पुट का मतलब डेटा एडिट करना, और डिलीट का मतलब डेटा को डिलीट कर देना। हम लोग स्टार्ट करेंगे गेट से, गेट से स्टार्ट करेंगे। तो जो राउटर है ना, जो राउटर वेरिएबल हमने ऊपर डिफाइन किया है, ये बताता है कि हमें कौन सा एपीआई मेथड यूज़ करना है। तो राउटर डॉट, इसमें हम लगाएंगे गेट, गेट एपीआई बनाना है। गेट हमने बनाया, सिंगल कोट्स लगाया, इसके आगे आप यूआरएल के आगे जो भी फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश लगा के आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आपका कोई स्पेसिफिक कीवर्ड आपको चाहिए, जैसे जिससे आइडेंटिफाई हो सके। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ गेट स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट्स मैंने लिया, ठीक है जी। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसको फंक्शन बना दूंगा। फंक्शन मैंने लिया, रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट होगा एक रेस्पॉन्स होगा, कि रिक्वेस्ट जो यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, और रेस्पॉन्स होगा जो हम उसे रेस्पॉन्स भेजेंगे। तो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अभी
यहाँ पे सेमीकोलन में लगा देता हूँ। नाउ देखिए ये फंक्शन हम लोगों ने बना दिया है, इसके अंदर हम जो भी काम करेंगे वो चीज़ हमारे पास रिफ्लेक्ट होगी पोस्टमैन में डायरेक्टली एज एन आउटपुट। सो अब हमें क्या करना है, हमें डेटाबेस की स्टूडेंट टेबल के अंदर जाना है और वहां से डेटा उठाना है। तो मैंने लिखा क्या, स्टूडेंट डॉट फाइंड। फाइंड एक फंक्शन है, स्टूडेंट टेबल के अंदर ढूंढो। क्या ढूंढना है हमें मतलब नहीं है सिर्फ ढूंढो, डेटा ढूंढो। डेटा जैसे ही मिलेगा देन क्या होगा कि डेटा को हम लोग इनलाइन फंक्शन के थ्रू एज एन रेस्पॉन्स भेज देंगे। तो रेस्पॉन्स को हम जेसन में कन्वर्ट करेंगे और जेसन में कन्वर्ट करने के बाद में हम लोगों को उसे सेंड कर देना है। तो डेटा को हमने जेसन में सेंड करके और इसको हमें वापस भेज देना है। तो ये हमने लिया सेमीकोलन, यहाँ पे लग गया और ये पूरा पूरा यहीं पे क्लोज हो गया। अगर इस पूरे काम में कोई एरर होता है तो हम लिखेंगे कैच व्हाट, एरर कर लो, पकड़ लो। तो एरर हम कैच करेंगे। एरर जैसे ही कैच होगा तो क्या होगा, वो एरर जो है वो यहाँ पे रेस्पॉन्स के साथ में हम लोग भेज देंगे वापस कि यार अब ये कि इसमें ये पर्टिकुलर एरर है, वी कुड नॉट गेट एनी डेटा। ठीक है जी, अगर कोई डेटा नहीं है या सर्वर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये एरर जनरेट होगा, कुड नॉट गेट एनी डेटा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसके अंदर वो डाल सकते हो कि भाई कोई भी मैसेज इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। सो ये हमारा एक एपीआई बन गया है। ठीक है, एक गेट एपीआई हमने बना दिया है। इसको रन करके देखेंगे। रन करने से क्या होगा कि इसी को रन करने से फ़ायदा ये है कि अगर हमारे डेटाबेस मतलब इस पूरे सिस्टम के अंदर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो वो यहाँ पे हमें पता लग जाएगी। इंस्टेड ऑफ कि हम डेटा भेजने की मेहनत करने से पहले हमें पता लग जाएगा कहाँ पे गड़बड़ है। सो बिफोर दैट क्या होगा कि देखो यहाँ पे मैंने बोला था आपको रूट्स डिफाइन करने होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रूट्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, और रूट्स कौन सा डिफाइन करना है हमें, ये वाला स्टूडेंट रूट को डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट रूट को डिफाइन करने के लिए पहले स्टूडेंट को रूट को हम इंपोर्ट करेंगे, वेयर स्टूडेंट रूट इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर हम लोग लिखेंगे डबल स्लैश, जाएंगे रूट्स में, रूट्स के अंदर हम लोग स्टूडेंट रूट्स को कॉल कर देंगे। ये हमने डिफाइन कर दिया। अब स्टूडेंट रूट को हमें यहाँ पे मेंशन कराना है कि स्टूडेंट रूट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। भाई स्टूडेंट रूट के बिना हमारा मतलब एपीआई चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये मेंशन करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ऐप डॉट यूज़। ठीक है, और यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्लैश लगाएंगे, सिंपल एक स्लैश लगा के कॉमा, इसके अंदर देंगे अपने रूट का नाम। रूट का नाम है स्टूडेंट रूट, जो हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया वही वाला नाम यहाँ पे आएगा। ये आ गया और इसको मैंने कर दिया सेव। अब मैं npm स्टार्ट करता हूँ, हमें पता लग जाएगा कहीं पे कहाँ पे एरर है। npm स्टार्ट, हाँ देखिए एरर आया है क्या, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर दिखा रहा है। कहाँ पे, एक्सप्रेस कॉन्फिग के अंदर, एक्सप्रेस कॉन्फिग के अंदर ये मॉड्यूल नॉट फाउंड दिखा रहा है। और एक्सप्रेस कॉन्फिग कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल कोर्स। ठीक है, तो कोर्स हमें इंस्टॉल करना होगा, npm i-cors, जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है उनको हमें इंस्टॉल करना होगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना होगा। ये कोर्स हमने डाल दिया। अभी जितनी लाइब्रेरीज होंगी सारी लाइब्रेरीज के बारे में बता देगा कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज हमें यहाँ पे चाहिए और उनको आपको इंस्टॉल करना होगा। देखिए नेक्स्ट मॉड्यूल कौन सा आ गया, नेक्स्ट मॉड्यूल आ गया मोंगूज। मोंगूज मॉड्यूल डालते हैं, npm i मोंगूज। मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट फिर दोबारा रन करते हैं, तो ये आ गया राउटर डॉट यूज रिक्वायर मिडिल वेयर फंक्शन बट गॉट अ ऑब्जेक्ट। ओके ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमने एक गड़बड़ की है। गड़बड़ क्या की है कि स्टूडेंट रूट में हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, स्टूडेंट रूट को एक्सपोर्ट नहीं किया ना, स्टूडेंट रूट को एक्सपोर्ट करना था। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू राउटर सेमीकोलन। अभी रन करते हैं, सेव कर दिया है, रन करते हैं npm स्टार्ट एंड देखिए स्टेटमेंट आ गया कनेक्टेड टू डेटाबेस, यानी कि हमारा मोंगोडीबी परफेक्टली काम कर रहा है, कनेक्टेड टू डेटाबेस दिखा रहा है। अब देखिए कि हम लोग अपने कंपास के अंदर जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और स्टूडेंट नाम के डेटाबेस को ढूंढते हैं। तो देखो स्टूडेंट नाम का डेटाबेस यहाँ पे बना हुआ आ गया।
डेटाबेस बन गया है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, स्टूडेंट्स के नाम से टेबल बनी हुई है एक, लेकिन रिकॉर्ड कुछ नहीं है। ठीक है, ये तैयार हो गया हमारा स्टूडेंट नाम का डेटाबेस तैयार हो गया, उसके अंदर टेबल भी तैयार हो गया स्टूडेंट नाम की, क्योंकि हमने यहाँ पे मोंगोज का मॉडल डिफाइन कर दिया था। ठीक है, स्टूडेंट के नाम से, ये स्टूडेंट के नाम से हमने मॉडल डिफाइन कर दिया था। अब मैं क्या करूँगा कि पोस्टमैन के थ्रू इस एपीआई को हिट करके देखूंगा। हिट करने के लिए मुझे क्या करना है, एक नया मैं एपीआई मॉड्यूल लेता हूँ, गेट वाला फंक्शन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे मुझे लोकल होस्ट देना है, लोकल होस्ट 3001, लोकल होस्ट में ये वाला लेते हैं, इसके अंदर स्लैश, और स्लैश के आगे हमने क्या लगाया था, स्लैश के आगे हमने लगाया था गेट स्टूडेंट्स, और इस एपीआई को हम हिट करते हैं, सेंड करते हैं, तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। देखिए ब्लैंक ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि हमारे सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरीके से हमारा सिस्टम फिट एंड फाइन है और काम कर रहा है। बट क्योंकि जब उसके अंदर डेटा ही नहीं है तो इसलिए वो डेटा हमारे पास जा ही नहीं रहा है। तो डेटा भेजने के लिए हमें क्या करना होगा, फटाफट हम लोग करते हैं क्या, स्टूडेंट रूट के अंदर पोस्ट एपीआई जनरेट करते हैं, पोस्ट एपीआई बनाते हैं, राउटर डॉट पोस्ट एपीआई, उसका नाम रखेंगे हम, एपीआई का नाम होगा सेव स्टूडेंट के नाम से हमने रखा फंक्शन रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट आएगी और उसका हमें रेस्पॉन्स देना होगा। तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद में फंक्शन जनरेट करते हैं। फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, फंक्शन के अंदर हमें डेटा सेव करना है। अब जब हमें कोई भी डेटा सेव करना है तो उस डेटा को हमें एक टेम्परेरी, एक नया ऑब्जेक्ट बनाना होगा जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हम उस डेटा को रख सकें। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेयर न्यू स्टूडेंट मैंने एक वेरिएबल बनाया और इक्वल्स टू न्यू व्हाट स्टूडेंट, ये स्टूडेंट क्लास का एक नया मैंने वेरिएबल बना दिया, स्टूडेंट क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया, सॉरी वेरिएबल नहीं होता ऑब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाया। अब स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मतलब कि स्टूडेंट क्लास का मैं स्प्लिट कर लेता हूँ स्क्रीन को ताकि स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे देख पाएँ। स्टूडेंट जो जेएस, देखिए ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, नेम, सो सिंगल कोट्स नहीं, सॉरी नेम कॉलन, नेम लगाया। नेम में आपको क्या देना है, मैंने दे दिया निमित। नेक्स्ट क्या है, क्लास, सो क्लास में हम लोगों को क्या देना है, सपोज 12th MCA डाल दो, MCA। नेक्स्ट इज सेक्शन, तो सेक्शन हम लोग डालते हैं। सेक्शन में मेरे को क्या देना है, सेक्शन में मेरे को देना है A। देन नेक्स्ट इज सब्जेक्ट 1, तो सब्जेक्ट 1, ठीक है जी, ONE, हाँ सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 में मेरे को देना है क्या, कंप्यूटर ग्राफिक्स मैंने दिया। सब्जेक्ट 2, इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सब्जेक्ट 2 डालता हूँ, TWO2, और इसका नाम मैंने रख दिया क्या, इसका नाम मैंने रख दिया है RDBMS। देन फिर से पेस्ट करता हूँ। सब्जेक्ट 3 जो है उसमें मैं डालूँगा AI/ML, ठीक है जी, ये हमने डाला सब्जेक्ट 3। ये तीनों सब्जेक्ट डाल दिए। डालने के बाद में हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। ये ऑब्जेक्ट जो है अब हमें करना है इसको सेव। तो इसको सेव करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा न्यू स्टूडेंट डॉट सेव, और सेव करने के बाद में अगर मैं चाहूँ तो इस सेव फंक्शन को पूरा एक, मतलब इसको पूरा एक इनबिल्ट फंक्शन बना सकता हूँ। अगर नहीं करना चाहता तो वो मेरे ऊपर है। अगर मैं फंक्शन नहीं बनाऊंगा तो अगर कोई एरर होगा बीच में तो वो एरर मुझे पता नहीं लगेगा। इसीलिए बेटर होता है कि हम लोग यहाँ पे फंक्शन पूरा का पूरा डिज़ाइन कर लें। कैसे, जैसे हमने ऊपर ये फंक्शन बनाए थे ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी बना लेंगे, सिंपल। ठीक है, देखिए फंक्शन, और फंक्शन क्या पास करेगा, या तो एरर पास करेगा या फिर रिजल्ट पास करेगा। ठीक है जी, और इसके अंदर रिजल्ट की वैसे हमें जरूरत भी नहीं है। अगर एरर पास होता है तो हमारे पास वो आएगा, फंक्शन बन जाएगा। तो इफ़ मैं स्टेटमेंट लगाता हूँ, इफ़ एरर,
अगर एरर होता है तो क्या करना है, थ्रो एरर। अदरवाइज अगर कोई एरर नहीं होता देन रेस्पॉन्स डॉट सेंड लिखा हुआ आएगा क्या, स्टूडेंट डेटा सेव्ड। ठीक है, ये मैंने सेव किया। अगेन दोबारा रन करता हूं ऐप को, npm स्टार्ट, और अब मुझे सेव स्टूडेंट वाली एपीआई को हिट करना है। ये मैंने किया कॉपी और पोस्टमैन में जाता हूं। यहाँ पे गेट स्टूडेंट की जगह पे मैं सेव स्टूडेंट कर देता हूँ और गेट की जगह पे मेथड क्या करता हूँ, पोस्ट, और मैं इसको करता हूँ सेंड। तो देखिए लिखा हुआ आ गया स्टूडेंट डेटा सेव्ड। कंपास में जाते हैं तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते देखिए जो हमने डेटा डाला था वो पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, पूरा डेटा हमारे पास आ गया यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा डेटा अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें गेट की एपीआई दोबारा यहाँ पे गेट एपीआई लगाएं तो ये पूरा डेटा हमारा वापस आ जाएगा। गेट यूजर और सॉरी स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट्स, तो गेट करते हैं, सेव करते हैं, देखिए ये आ गया रिजल्ट। नीचे देखो क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड भी आ गया, पूरा हमारे पास यहाँ पे डेटा तैयार हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने इसमें डेटा जो है ना सेंड करते हैं। आप ये तो स्टैटिक डेटा था भाई, ये तो हमने सिस्टम में डिफाइन किया हुआ है ना। अब यूज़र सिस्टम में डिफाइंड डेटा से थोड़ी ना काम करेगा। तो यूज़र हमारे पास डेटा कैसे भेजेगा, यूज़र जो हमारे पास डेटा भेजता है वो भेजता है बॉडी के अंदर। किसमें, बॉडी के अंदर। ठीक है, पोस्टमैन में आप देखोगे तो यहाँ पे एक बॉडी टैग आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बॉडी फॉर्मुलेट करने का ये आपको सेक्शन पूरा पूरा देगा। अभी बताता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग चेंजेस करेंगे कैसे, रिक्वेस्ट के साथ में ना एक बॉडी आती है, तो नेम के अंदर हम लोग देखेंगे क्या, रिक्वेस्ट में बॉडी में जो नेम आया है उसको सेव करना है। सिमिलरली ऐसे ही ये पूरा पूरा लेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे क्या, रिक्वेस्ट की बॉडी में जो भी क्लास आई है वो आ जाएगी। देन रिक्वेस्ट की बॉडी में जो भी सेक्शन आया है वो आ जाएगा। देन रिक्वेस्ट की बॉडी में जो भी सब्जेक्ट 1 आया है, सब्जेक्ट 1। ठीक है, देन अगेन रिक्वेस्ट की बॉडी और यहाँ पे सब्जेक्ट 2, देन रिक्वेस्ट बॉडी सब्जेक्ट 3। ठीक है, अब हम लोग रिक्वेस्ट बॉडी के साथ में काम करते हैं। देखिए जितनी भी कमर्शियल एप्लीकेशन, जितनी भी सारी एप्लीकेशन हमारी बनती है, सब में हम लोग बॉडी के अंदर डेटा भेजते हैं और वो बॉडी जो है बॉडी पार्सर के थ्रू वो डेटा जो है हमारे पास इसके अंदर हमारे वेरिएबल्स के अंदर सेव होता है। तो अब हम क्या करेंगे, पोस्टमैन में जाएंगे, सेव स्टूडेंट वाली एपीआई जो है ना दोबारा हिट करेंगे, स्टूडेंट्स, सेव स्टूडेंट, और गेट की जगह पोस्ट मेथड सेलेक्ट करेंगे, बॉडी सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ना रॉ के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जेसन लेंगे और इस जेसन फॉर्मेट के अंदर हम लोग अपना ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे। जेसन ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, मैं नाम लेता हूँ रचित। नेक्स्ट इज क्लास बीटेक, b.tech। ओके, नेक्स्ट इज है सेक्शन बी, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट 1 और इसके अंदर हम डालेंगे सब्जेक्ट 1 के अंदर कंप्यूटर्स, सब्जेक्ट 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट 3 AI/ML। ठीक है, ये मैंने बॉडी बना दिया है, कॉमा वगैरह सब कुछ ठीक है। बॉडी के अंदर अगर कोई एरर होगा तो यहीं पे दिखा देगा। अब मुझे क्या करना है, हिट करना है, ये मैंने हिट किया। अभी देखते हैं, देखिए स्टूडेंट डेटा सेव्ड।
सीधा मोंगोडीबी कंपास में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, क्या हुआ कि हमने वो सेव नहीं किया, अभी सेव करके रीस्टार्ट नहीं करी एप्लीकेशन, तो इसलिए वो सेम डेटा दोबारा आ गया। इसको सेव कर दिया था ना, हाँ इसको रीस्टार्ट करना है, ठीक है, इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को। यस, अब मैं API से वही सब कुछ है वैसे सेम मैं सेंड करता हूँ। तो स्टूडेंट डेटा में यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है, ओके एक एरर है, अभी देख लेते हैं। स्टूडेंट डेटा ट्रू, वैलिडेटर ट्रू, सब्जेक्ट 3 इज रिक्वायर्ड, ओके सब्जेक्ट, हाँ जो पोस्टमैन है उस पर आपने 3 कैपिटल लिख दिया। ओके ओके ओके, हाँ 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 3, ओके। सो रिस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को, वहाँ पे स्टार्ट, और पोस्टमैन में हम जाते हैं, ये मैंने हिट किया सेंड, तो स्टूडेंट डेटा सेव्ड। कंपास में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नाउ सी ये हमारे पास डेटा सेव हो गया पूरा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा चेंज हो गया क्यों, तो गेट मैं लगाता हूँ दोबारे, गेट स्टूडेंट्स हिट करा, तो देखो अभी 3 रेस्पॉन्स आ रहे हैं, एक रेस्पॉन्स पहला, फिर दूसरा और तीसरा। जितने भी रेस्पॉन्सेज होंगे वो सारे रेस्पॉन्सेज हमारे पास यहाँ पे आते रहेंगे, और इस तरीके से हम लोग डेटा जो है ना कम्युनिकेट करते हैं डेटाबेस से क्लाइंट के पास में, और क्लाइंट के पास से डेटाबेस के पास में। ये चीज़ क्लियर हुई है गाइस, या कोई डाउट है बताओ?